So this is your programming fundamental lecture 1 week 1. In this lecture we're gonna learn about the basic introduction, what is programming fundamental, what is basic computer, what is computer hardware, what is programming languages, what is computer software development process, pseudocode, algorithm, and some basic history about C language. So my name is Alisa Fatma and I'm going to teach you about the basics of programming. There are some supporting books, some textbook, and 2 websites for the e-learning. And I would recommend you should read more about. Let us see. This one I would recommend. Let's move on. This is the proper assignment criteria: the sessional, the midterm, and the final term. And yes, in this course I would prefer that you shouldn't do the plagiarism. किसी का copy करके assignment करना would not be allowed. So the basic topics which we are going to cover in this course, in this module, would be about what is basic programming languages, what is software design, what is basic coding, what are data types, what are selection statements, repetition statements, what are arrays, strings, functions, files and codes. So let's move on. सबसे पहले what is computer? Computer की क्या definition है? Computer एक electronic device है जिसके अंदर आप कोई भी डेटा देते हैं, वो उसके ऊपर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, कोई ना कोई प्रोसेस परफॉर्म करता है, दैट कुड बी लॉजिकल डिसीजन, और उसके अगेंस्ट वो आपको कोई ना कोई आउटपुट देता है. नॉर्मली बाइनरी फॉर्म में होता है, ज़ीरोज़ एंड वंस के फॉर्म में. आप इनपुट किसी भी तरीके से दें, आप किसी भी अल्फ़ाबेट या इंटीजर दे रहे हैं या कोई स्पेशल कैरेक्टर दे रहे हैं, एट द बैक एंड वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, उस पर कोई ना कोई प्रोसेस होता है, वो आपको उसके अगेंस्ट कोई ना कोई आउटपुट देता है, लेकिन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, नॉट इन बाइनरी फॉर्म. अच्छा, व्हाट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर? कंप्यूटर हार्डवेयर आर कॉल्ड इन बेसिक वर्ड द टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. जिसे आप हाथ लगा सकें वो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, जो आपका फिज़िकली आप जिसे टच कर सकें. उसकी एग्जांपल है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिस्क, मेमोरी, स्क्रीन, प्रोसेसर, ये सारी चीज़ें जिसे आप टच कर सकते हैं. व्हाट आर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो हैं जो नॉन टेंजिबल हैं, जिसे आप वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, जिसे आप टच नहीं कर सकते. सो इन सिंपल टर्मिनोलॉजी, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू. कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप दे रहे हैं कंप्यूटर को, उससे अगेंस्ट वो आपको कोई ना कोई आउटपुट दे रहा है. वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं और वो जो आउटपुट है, वो कम्बिनेशन आपको एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में देता है. जब आप फॉर एग्जांपल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस टाइम आप यूज़ कर रहे होंगे, विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, ये आपको सॉफ्टवेयर है. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और इस केस में हम जो कंपाइलर्स यूज़ करेंगे, और इस केस में हमारा जो कंपाइलर है वो हम सी लैंग्वेज के लिए कोडबुक्स यूज़ करेंगे. तो ये हैं आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. ऐसे कौन से यूनिट्स हैं जिनसे मिलके एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन टोटल बनती है? तो ये 6 यूनिट्स हैं, जिसमें इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, ALU, CPU और सेकेंडरी स्टोरेज है. इनपुट आउटपुट जो आप किसी भी तरीके से इनपुट दे रहे हैं और वो आपका आउटपुट दे रहा है. मेमोरी जिधर आपने मेमोरी स्टोर की हुई है. ALU जिधर अरिथमेटिकल लॉजिकल डिसीजंस हो रहे हैं. CPU जिधर आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग, सारा प्रोसेसिंग का काम हो रहा है. और उसके बाद आपका सेकेंडरी स्टोरेज, आपकी स्टोरेज जिस चीज़ में हो रही है वो बाइट्स, मेगाबाइट्स और किलोबाइट्स में होते हैं. ये टोटल 6 यूनिट्स हैं जिनसे मिलके एक कंप्यूटर बनता है. ये बेसिक यूनिट्स हैं. इसके अगर ये कंप्लीट नहीं होंगे, आपका कंप्यूटर कभी भी प्रॉपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर सकेगा. बेसिकली व्हाट इज़ CPU? CPU का क्या काम है? व्हाट इज़ CPU? CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. The CPU is a primary component of a computer that process instructions. किसी भी तरीके के इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हैं CPU को, वो उसको प्रोसेस कर रहा है. वो सारे प्रोसीजर जो आपका प्रोसेस वाला काम है इंस्ट्रक्शंस का आउटपुट जनरेट करने का, वो आपका CPU के अंदर है. इट हैंडल्स ऑल द कंप्यूटेशन एंड इज़ फॉर द एंटायर मशीन. ये पूरे मशीन के लिए है. इसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो आपको उस पर कोई ना कोई परफॉर्म करके उसका आउटपुट देगा. वो आपका CPU में सारा काम हो रहा है. इसके अंदर 2 यूनिट्स होते हैं, ALU और CU. आपका जो कंट्रोल यूनिट है वो इसके अंदर, और जो ALU जिसमें आपका अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट है वो भी इसके अंदर है. तो सारी कंप्यूटेशन इन वाली भी CPU के अंदर हो रही है. ये बेसिकली एक सिलिकॉन चिप है, बेसिक CPU की होता है. फिर आगे हम व्हाट इज़ RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी.
जैसे नाम से आपको पता चल रहा है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपके स्टोरेज के लिए काम आता है। ये जो है इसमें आपका काम नैनो सेकेंड में हो रहा है। ये वॉलेटाइल है, इसके अंदर आप मेमोरी अगर आप काम कर रहे हैं और आपका कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है पावर से और आपका बंद हो जाता है तो ये इसमें परमानेंट नहीं है, आपका वो डिलीट हो जाएगा। जो भी मेमोरी इसमें जो भी काम आपने इसमें स्टोर किया है वो डिलीट हो जाएगा। और फिर आता है रोम। व्हाट इज़ रोम? रीड ओनली मेमोरी। ये आपका नॉन वॉलेटाइल है, इसमें आप जो सेव करेंगे वो एज इट इज़ रहेगा अगर आपका पावर ऑफ भी हो जाए। ये आपका रीड करने के लिए, आपकी जो उसमें आप राइट कर रहे हैं और सेव कर रहे हैं, ये आपका रीड करने के काम आता है रोम। आस्की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसके अंदर इनपुट दे तो अल्फ़ाबेट या इंटीजर के फॉर्म में या कैरेक्टर के फॉर्म में दे रहे हैं, लेकिन ऑन द बैक एंड वो उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो वो होता है बाइनरी फॉर्म में कन्वर्जन। हर अगेंस्ट हर अल्फ़ाबेट या हर कैरेक्टर के अगेंस्ट कोई ना कोई आस्की होती है जो बाइनरी आपकी बाइनरी फॉर्म में है। वो 7 बिट कैरेक्टर होती है, 0 से लेके 9 तक। स्मॉल अल्फ़ाबेट ए से जी तक, बिग अल्फ़ाबेट ए से जी तक, और कुछ आपके जो आप इसमें स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हैं उससे अगेंस्ट कोई ना कोई बाइनरी जनरेट होती है। इसके अंदर एग्जांपल लिखी हुई है। 1 की जो बाइनरी है वो ये है 1 2 3 4 5 6 7। मैंने आपको जैसे कहा 7 बिट है तो ये 1 की बाइनरी है। ये 2 की बाइनरी है, स्मॉल ए, ये कैपिटल ए। तो ये आपकी जितनी भी बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है वो आस्कीज़ के थ्रू हो रहा है। आस्की जो है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आपके अल्फ़ाबेट या इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट करना, वो आस्की का काम है। ये हो गया बेसिक कंप्यूटर। किन ऑर्गेनाइजेशन से, किन चीज़ों से, किन कंपोनेंट्स और किन यूनिट से मिल के बनता है और कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। कोई भी चीज़ आपके पास रॉ फॉर्म में है वो आपका डेटा है और उस पर कोई ना कोई परफॉर्म हो चुका है, कोई ना कोई आपने उस पर प्रोसेस कर चुका है, वो कर लिया है, तो वो आपकी प्रोसेस डेटा जो है वो बन गई इंफॉर्मेशन। ये होगा बेसिक डेफिनेशन डेटा और इन्फॉर्मेशन की। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इनपुट देंगे, उस पर कोई ना कोई प्रोसेस होगा, वो आउटपुट आएगा, वो आपका हो गया प्रोसेस। जो इनपुट है वो आपका रॉ डेटा है, उसे प्रोसेस करें, और जो आपका आउटपुट आ रहा है वो आपका है इंफॉर्मेशन। ये हो गया आपका डेटा और इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि एक प्रोसीजर 7 स्टेप प्रोसीजर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। जो 1 से 4 है उसमें हम एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं। आगे जाकर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इन 1 से 4 के अंदर जो एल्गोरिदम डिज़ाइन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। जो 5th स्टेप है, आपका एक दफ़ा एल्गोरिदम डिज़ाइन हो गया, आप फिर कोड करना शुरू करेंगे। आप बैठते ही सबसे पहले कोड नहीं करेंगे, आप पहले ना कोई उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे। आप देखेंगे कि आपसे क्या मांगा गया है, उसके बाद आप बैठ के कोड डिज़ाइन करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप, द 6th स्टेप इज़ कॉल्ड टेस्टिंग द प्रोग्राम। जब एक दफ़ा आपने कोड डिज़ाइन कर लिया, उसे आप टेस्ट करेंगे और रन करके, बिल्ड करके और रन करके देखेंगे क्या ये सही वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर तो सक्सेसफुल है, दैट गुड इनफ, आपका प्रोग्राम सही चल रहा है। अगर नहीं तो फिर 7th स्टेप पे आप आएंगे, दैट इज़ कॉल्ड डिबगिंग द प्रोग्राम। आप डिबग करेंगे, आप हर लाइन के अगेंस्ट देखेंगे कि क्या आपको कौन सा एरर उसमें जनरेट हो रहा है। कंपाइलर आपको हर लाइन के अगेंस्ट बता देता है कि अगर इस लाइन के अगेंस्ट लेट्स सपोज आपका लाइन 5 पे एरर है, तो आपको कंपाइलर बता देगा कि लाइन 5 पे आपका ये एरर आ रहा है। इट कुड बी योर इम्प्लीमेंटेशन एरर और इट कुड बी योर लॉजिकल एरर और एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम। आपके एल्गोरिदम से कोई में प्रॉब्लम है या आपके इम्प्लीमेंटेशन से। अगर आपका एल्गोरिदम में है तो आप दोबारा से स्टेप 1 से स्टार्ट कर देंगे। अगर आपका इम्प्लीमेंटेशन का तो आप स्टेप 5 को देखेंगे और फिर स्टेप 6 की तरफ प्रोसीड कर देंगे। ये तो होगा एक बहुत हाई लेवल ओवरव्यू प्रोग्रामिंग प्रोसेस का। अब हम देखते हैं कि हमने जो बात की इन 4 स्टेप्स में क्या हो रहा है। सबसे पहला काम जो है, आपको कोई टास्क दिया गया, आप सबसे पहले उसे एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के भी काफ़ी सारे प्रोसीजर हैं, जैसे कि आपको जिसने भी टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया है, यूज़र है, क्लाइंट है, आप उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, आप उसे इंटरव्यू करेंगे कि एक्चुअली वो डिमांड क्या कर रहे हैं आपसे। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, स्टडी डॉक्यूमेंटेशन फॉर एग्जिस्टिंग सिस्टम। अगर ऐसा जैसे कि आप जो आपको परफॉर्म करने का टास्क दिया गया है उससे पहले उस जैसा एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही पड़ा है, तो आप उसको
उधर जाएंगे और देखेंगे, उससे पढ़ेंगे, उससे कोई ना कोई एनालिसिस लेंगे और अपने शायद आपको अपने वर्क प्रोसेस के लिए उसका कोई ना कोई रिसर्च हेल्प करे। दो स्टेप्स जो हैं एनालिसिस और सिंथेसिस, ये इम्पॉर्टेंट है। एनालिसिस जो है वो आप अपने पूरे टास्क को सब टास्क में डिवाइड कर देंगे, हर टास्क को डिफरेंटली एनालाइज करेंगे, ये आपका हो गया एनालिसिस का प्रॉब्लम। और सिंथेसिस आपका रिवर्स ऑफ एनालिसिस है। आपने सब टास्क में डिवाइड करके उसे एनालिसिस कर लिया, अब आप उसे दोबारा से होल में कन्वर्ट करके और एज अ होल उसे एनालाइज करेंगे, ये आपका हो गया सिंथेसिस का। तो ये दो परफॉर्म करेंगे आप, तो आपका एल्गोरिदम के स्टेप के अंदर ये आपका आएगा। उसके बाद आ गया स्पेसिफिकेशन। आप स्पेसिफिकेशन लिखेंगे, आप लिखेंगे कि आपसे क्या रिक्वायरमेंट है उसमें और आपसे उसने क्या आउटपुट मांगी है। आप उसकी प्रॉपर लाइन बाय लाइन इनपुट देखेंगे कि उसने आपको क्या क्या चीज़ें दी हैं। अगर हम इन केस कहें कि हमें उसने कहा है हाउ टू मेक अ सैंडविच, तो सैंडविच के लिए उसने कोई ना कोई आपको डेटा प्रोवाइड किया होगा दैट यू नीड अ ब्रेड और एग, और इफ़ यू गोना मेक अ चिकन सैंडविच सो यू नीड अ चिकन, और कोई भी इस तरह के आपको डेटा दिया गया होगा। आप उससे उसकी स्पेसिफिकेशंस देखेंगे दैट यू नीड अ ब्रेड और एन एग और अ चिकन, ये आप अपनी स्पेसिफिकेशंस लिख रहे हैं, ये आपके स्पेसिफिकेशन में आ जाता है। आपने प्रॉपरली अपना जो टास्क है, उसे डिस्क्रिप्शन है वो उसे आपने रीड करना है, उसको एनालाइज करना है और उसकी स्पेसिफिकेशंस राइट डाउन कर देनी है सीक्वेंस वाइज। फिर आते हैं आपका प्रोग्राम डिज़ाइन में। प्रोग्राम डिज़ाइन के अंदर आपका दो चीज़ें आती हैं, एक सूडो कोड आता है, एक एल्गोरिदम आता है। आपका सूडो कोड क्या है? सूडो कोड इज़ सिमिलर टू एवरीडे इंग्लिश। आप सूडो कोड जो लिख रहे हैं वो आप प्रॉपरली इंग्लिश अपनी रीडेबल फॉर्म में लिख रहे हैं कि एक नॉन टेक बंदा उसे आराम से पढ़ सकता है और उसे अंडरस्टैंड कर सकता है। ये प्री प्रोसीजर है, प्री रेक है एल्गोरिदम लिखने के लिए। एल्गोरिदम जो है आपका, मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ, पहले मैं आपको बताती हूँ सूडो कोड क्या होता है। सूडो कोड आप लिख रहे हैं, आपको जैसे डाटा गिवन है रॉ फॉर्म में एज इट इज़, बस आप उसे देख रहे हैं और अब उसे पेपर पे किसी भी रीडेबल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। ये आपका हो गया सूडो कोड, ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, इसके बगैर आप एल्गोरिदम की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, ये एक सूडो कोड की एग्जांपल है। इसमें हमें स्टूडेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आप टोटल मार्क्स लिखेंगे, उसके बाद आप स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे, फिर आप किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। M1 को आप कह रहे हैं कि टोटल मार्क्स हैं, M2 को आप कह रहे हैं वो स्टूडेंट के मार्क्स हैं, एक M3 का वेरिएबल बना रहे हैं आप, उसमें आप स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स करके M3 में स्टोर करा रहे हैं। फिर आपने उसके परसेंटेज लेने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप M4 का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें आप क्या करेंगे, आप अपना जो आपने उधर से डिवाइड किए हैं M3 में स्टोर किए हैं वो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और इस तरह आपका M4 के अंदर जो है वो स्टूडेंट का परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ये एक बिल्कुल नॉन एग्जीक्यूटेबल है, ये आप कंपाइलर पे रन नहीं कर सकते ऐसे कोड को। ये सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप एक आपने लिखा है एक सूडो कोड जो आप एक नॉन टेक पर्सन इजीली पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होते हैं? एन एल्गोरिदम इज अ क्लियर सेट ऑफ स्टेप टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर केस। आपको एक टास्क दिया गया, उसे आपने उस पर कोई ना कोई उसमें कोई इनपुट्स हैं, कुछ उससे आपको आउटपुट जनरेट होगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस करने का एक एल्गोरिदम लिखना है, उसमें आप सबसे पहले अपना दो इनपुट इंटीजर्स लेंगे, उन्हें ऐड करेंगे, ऐड का ऑपरेटर यूज़ करेंगे और एंड में रिजल्ट ले आएंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो आप कर रहे हैं वो आपका प्रॉपर एल्गोरिदम आता है। ये भी आपका नॉन एग्जीक्यूटेबल होता है और इसे आप फिर कंपाइलर पे जब लिखते हैं तो आप उसको फिर कोड की फॉर्म पे रन करते हैं। तो ये वो 4 स्टेप्स हैं जो मैंने आपको इधर बताए थे इस जगह पे डिवाइस एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम में जाने के लिए आपको सबसे पहले एनालिसिस करना है, फिर उसकी स्पेसिफिकेशंस लिखनी है, फिर सूडो कोड लिखना है, फिर एल्गोरिदम डिज़ाइन होगा आपका। तो ये सारे प्रोसीजर करके आपका एक एल्गोरिदम बनेगा और फिर एल्गोरिदम जब आपका डिज़ाइन हो चुका, पेपर पे आप प्रॉपर वर्किंग कर चुके, फिर आप जाएंगे कोड पे। आप डायरेक्ट कोड करने बैठेंगे, शायद आप कोड तो कर लें लेकिन आपके इसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। टू एलिमिनेट द एरर्स यू हैव टू गो थ्रू दीज फर्स्ट 4 स्टेप्स। इसके बाद आपके एरर आने के चांसेस काफ़ी कम हैं। चलें अब नेक्स्ट आके देखते हैं कि एक एल्गोरिदम की हम एक एग्जांपल करते हैं। एज अ
simple example of an algorithm that work with numbers, we might consider the following algorithm which take one parameter n as non-negative integer. इसमें सबसे पहले बात तो कर दी कि हम एक पैरामीटर ले रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं n, और उसे हमें स्पेसिफाई कर दिया कि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है. तो चले हम फर्स्ट सबसे पहले स्टेप देखते हैं. गिवन नॉन नेगेटिव इंटीजर n, हमने कहा कि हमने एक इंटीजर लिया है जिसे हम नाम दे रहे हैं n का, और इसे हम कह रहे हैं नॉन नेगेटिव. तो इसका मतलब स्टेप 1 में हमने एक इंटीजर लिया n और उसे हम कह रहे हैं नॉन नेगेटिव. तो लेट्स सपोज इसमें हम खुद से स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमने ले लिया 2. हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर n जो है वो 2 है. फिर देखते हैं, मेक अ वेरिएबल कॉल्ड x सेट इट इक्वल टू n प्लस 2. फिर हमने कहा कि हमने एक और वेरिएबल कहा है जिसका नाम कहा है हमने x, और हमने उसे इक्वल किया है n प्लस 2 के. अब इस केस में हमारा n जो है वो 2 है. 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4. हमारा x जो हो गया वो 4. नेक्स्ट स्टेप कहा है उसने काउंट फ्रॉम 0 टू n इंक्लूडिंग बोथ ends. अब हमने कहा कि हमने एक काउंटर लगाना है, काउंट करना है 0 से n तक, और उसे हमने इंक्लूड करना है बोथ एंड्स उसके. इसका मतलब 0, 1 एंड 2, क्योंकि इस केस में n हमारा 2 है तो हमने 1, 0, 1, 2 दोनों एंड्स इंक्लूड करके ये काउंटर उस पर लगाया. एंड फॉर ईच नंबर कॉल इट i, और हम इस काउंट को किसी में सेव कर रहे हैं उसे हम कह रहे हैं i. तो आर नेक्स्ट स्टेप इज टू काउंट फ्रॉम 0 टू n इंक्लूडिंग बोथ एंड 0, 1 एंड 2. गिव अ नेम टू काउंट, सो कॉल इट i. हमने उस काउंट को i के नाम से कह दिया. तो अब हमारे फर्स्ट केस में जो i है वो 0 है क्योंकि हम 0 से लेके n पे जा रहे हैं. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है राइट डाउन द वैल्यू ऑफ x इंटू i. अब हमने कहा हम x को कर रहे हैं इंटू i, x मल्टीप्लाई बाय i. इस केस में हमारा x था यहाँ पे 4, i था हमारा 0. तो x था हमारा 4, i था 0, विच वुड गिव 0. हमारा x जो है अब वो हो गया 0. इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के पास हमारा पास जो x है वो हो गया 0. अपडेट x टू बी इक्वल टू x प्लस आई इंटू n. अब हमें यहाँ पे x फिर अपडेट करना है. इस केस में हमारे पास था x 0, यहाँ पे हमारा अपडेट हो रहा है x प्लस आई इंटू 1. सो x इज इक्वल्स टू x प्लस आई इंटू 1. इस केस में x हमारा था 0, i है हमारा 0 और n है हमारा 2. तो हमारा x है 0, i है 0, n है 2, विच वुड गिव 0. पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 2 विच इज़ 0 प्लस 0 इज़ 0. अब हमारा x जो है अपडेट होके वो हो गया x 0. यूज नेक्स्ट लाइन है व्हेन यू फिनिश काउंटिंग राइट डाउन द वैल्यू ऑफ x. अब हमने एक दफ़ा काउंटर फिनिश कर लिया, अब हमने लिखना है वैल्यू ऑफ x. तो हमारी वैल्यू ऑफ x इस केस में आ गई 0. हमने एक दफ़ा इसे कर लिया. अब इसी तरह हम दोबारा से जाएंगे. ये दो लाइंस तो हमारी एग्जैक्टली सेम रहेंगी. हमने यहाँ से देखना है जहाँ पे हमारा काउंटर लगा है. अब हमने i को अपडेट करके 0 से 1 कर दिया है. अब यहाँ पे 1 x इंटू आई विच इज़ x हमारे पास क्या था यहाँ पे अपडेट होके 0, 0 इंटू आई 1. तो इधर हमारा जो x है वो फिर से हो गया 0. अपडेट x टू बी इक्वल टू x प्लस आई इंटू n. x हमारा 0 है, i हमारा इस केस में 1 है और n हमारा 2 है. तो 2 प्लस 0 या हमारा i जो है इस केस में हो गया 1, n जो है हमारा 2 और x जो था हमारा यहाँ पे था 4. तो 0 ये हमारा आ गया 2 प्लस 4. तो आपका x इस केस में आ जाएगा 4. हमारा x जो है वो इस केस में आ जाएगा 4. इसी तरह आप दोबारा से काउंटर चलाएंगे और आप दोबारा से x की वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी 12 और 10 आएंगी. आप तब तक काउंटर चलाएंगे जब तक आप 2 पे नहीं पहुंच जाते, क्योंकि आपने दोनों एंड्स इंक्लूड कर दिए. आप 2 पे आ चुके. आप वहाँ पे देखेंगे व्हेन यू फिनिश काउंटिंग राइट डाउन द वैल्यू x. आपने x की वैल्यू लिखेंगे और दोबारा जब जाके देखेंगे तो आपकी अब 2 हो चुकी है. अब आपने 3 की तरफ नहीं जाना, आप वहीं पे ख़त्म करेंगे और x की वैल्यू लिख देंगे. ये एक सिंपल एल्गोरिदम है जिसे हम रन करेंगे. हमारा फॉर n इक्वल टू 2 हमारे ये आएंगे. आप n कुछ भी ले सकते हैं, दैट कुड बी 50, 100, 200, और आप i कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन बस एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, आपके n से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये काउंटर क्लॉकवाइज काउंटर चला रहे हैं. हम काउंटर अभी एंटी क्लॉकवाइज नहीं चला रहे. तो आपका 0 जो आपका i जो है वो n से छोटा ही होना चाहिए.
आई कुछ भी हो सकता है और एन भी कुछ भी हो सकता है। इस केस में हमने आई 0 से स्टार्ट करके एन 2 तक गए थे, आप कुछ भी ले सकते हैं। चलें आगे जाकर मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं। मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन हमारा इस कोर्स का स्कोप जो है वो सिर्फ C++ है, जिसके अंदर हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को ज़्यादा फोकस करेंगे और हम उसे कंपाइलर पे कंपाइल करके उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। कुछ हिस्ट्री मैं आपको बता देती हूँ C++ की, ये इसमें स्लाइड्स में लिखी हुई है। C++ वॉज evolved by C by B. John Strostrus at Bell Lab और in 1980s। इसी तरह ये C was evolved by B by Dennis Ritchie at B Lab in 1972 and C uses many features from BCPL and B। ये थोड़े ऑब्सलीट हो चुके हैं, अब हम C इन फीचर से मिलके बनी है। तो आज का हमारा बेसिक लेक्चर था कि व्हाट इज़ C language, what is computer, what is hardware, software। थोड़ा सा हमने एल्गोरिदम को देखा और सूडो कोड को देखा। ये आपका बहुत बेसिक फर्स्ट लेक्चर था और होप सो आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा।